बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे शौहर नज़ीर अली एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स थे, मगर वो कभी भी मुझ पर मुकम्मल भरोसा न करते और इसी बात पर मैं उनसे चिढ़ती थी। एक दिन की बात है, सफाई करते करते मैं उनकी अलमारी तक आई। एक कागज़ नीचे गिरा। मैं फ़ाइल उठाकर ऊपर रखने लगी तो वो यूं चौंक पड़े जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाह रहे हूँ। फ़ौरन उठकर बिजली की सी फुर्ती से वो फ़ाइल मुझसे झपटी और अलमारी के अंदर रखकर ताला लगा दिया। क्या हो गया है नज़ीर? जानती हूँ कि ऑफिस का काम है, मगर ऐसी भी क्या राजदारी कि आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैंने खफकी से कहा। खबरदार, जो आइंदा तुमने मेरी अलमारी या किसी भी सामान की तलाशी लेने की कोशिश की। मैं क्यों तलाशी लूँगी? मैंने चिढ़कर कहा। और अगर लूँगी भी तो इसमें बुराई ही क्या है? शौहर हो तुम मेरे, तुम पर हक है मेरा। मैंने कहा तो वो चिल्ला उठे। मैंने कहा ना, आइंदा मेरी अलमारी तक आने की कोशिश करना, वरना। वो ये बात कहते कहते रुक गए। वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? मैंने भी गुस्से से कहा। तलाक दे दूंगा तुम्हें और हाथ से पकड़कर इस घर से निकाल दूंगा। नज़ीर की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक मामूली सी फाइल की वजह से तुम मुझे तलाक दोगे? मैं रोने लगी। हाँ, दे दूंगा, अगर तुम बाज ना आई तो। नज़ीर ने सफाकी से कहा। तो ठीक है, ऐसे इंसान के साथ मैं भी एक दिन नहीं रह सकती जिसे अगले पल ही का ना पता हो, जो मामूली सी बात पर मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। मैंने कहा और दूसरे कमरे में चली गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया, मगर मजाल है जो नज़ीर मेरे पास आया हो, मुझे मनाने की कोशिश की हो या मुझे रोका हो। वो अपने कमरे में बैठा अपने काम काज में मसरूफ़ रहा। मैं रोती हुई अपने अब्बा के घर जाने का सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद वो खाना खाने बाहर आया तो मैं उसके साथ खाने की मेज़ अपना सामान पैक करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद नज़ीर मुझे कुछ कह दे, माफ़ी मांगकर मुझे रोक ले, मगर उसने तो जैसे दिल पर पत्थर रख लिया था। मैंने सामान पैक किया और वो मुझे बेहिसी से देखता रहा। फिर मैंने अपना अटैची बाहर लाया, तब भी वो खाने के बाद फ़ोन पर मसरूफ़ था। मैं भी अब अना के रास्ते पर कदम रख चुकी थी, पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मैं बाहर गई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर मुझे मेरे अम्मा अब्बा के घर छोड़ आया। रास्ते भर में रोती रही। घर पहुंचकर किसी को कुछ न बताया। दरवाज़ा अम्मा ने खोला। वो मेरी सुर्ख आंखें देखकर समझ गई थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। यकीनन नज़ीर ने कोई बात की होगी। अम्मा मेरे पीछे पीछे आईं और पूछने लगीं, नहीं अम्मा, वो तो ठीक हैं, बस मैं ही पागल हूँ, अपनी औकात से बढ़कर उनसे तवक्कात लगा लेती हूँ। मैंने कहा तो अम्मा भी परेशान हो गईं। शाम को अब्बा जान आए तो मैंने उनको भी ये बात बता दी। मेरी बात सुनकर अब्बा जान को सख्त गुस्सा आया। कहने लगे, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये तुम्हें ऐसी बात भी करे? मैं कल ही उससे बात करूँगा। अगर वो नहीं मानता तो बेशक तुम उससे तलाक ले लो। हमें ऐसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं जिसका कोई भरोसा ही ना हो। अब्बा जी की बात तो सही थी, लेकिन इतनी लंबी रफ़ाकत के बाद अपने शौहर को छोड़ना मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। खैर, शाम को मैं बैठी ही थी कि मेरे शौहर का फ़ोन आ गया। वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। बोले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुस्से में मैंने ऐसा कह दिया, अब ऐसा नहीं करूँगा, एक बार माफ़ी दे दो। उनकी मिन्नतों पर मैंने यकीन कर लिया। समझ रही थी कि वो मुझे लेने मेरे घर आएंगे, मगर इन्होंने अनोखा ही काम कर दिया। हंसकर बोले, मुझे ज़रा मीटिंग्स के सिलसिले में कुछ अर्सा घर से बाहर रहना होगा। वैसे भी तुम अकेली होगी, इससे अच्छा है कि तुम अपने माँ बाप के घर ही रह लो। मैं तुम्हें 1 महीने के बाद लेने आऊँगा। नज़ीर के मुँह से ये बात सुनकर मुझे कुछ शक होने लगा। आखिर ऐसी क्या बात थी? मुझे तो लगने लगा कि नज़ीर ने जानबूझकर मुझे घर से जाने के लिए मजबूर किया हो, वरना कोई भी शख्स इतनी मामूली सी बात पर तलाक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता। खैर, मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले दिन उनका दोबारा फ़ोन आया। बोले, तुम्हारे माँ बाप के घर में कोई काम वाली नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने ऑफिस से एक लड़की भिजवा देता हूँ। वो शादी से पहले मेरे लिए काम किया करती थी। अब शादी हो गई है, इसलिए मैंने उसे काम से हटा दिया था। मगर मैं समझता हूँ कि तुम्हें अब एक काम वाली की ज़रूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके। आखिर फूलों को तो एहतियात की ज़रूरत होती है ना। गर्ज ये कि इन्होंने ऐसी बातें की
کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ لگنے لگا جیسے مجھ سے زیادہ کوئی خوش قسمت اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اگلے ہی دن انہوں نے ایک کام والی کو باقاعدہ میرے ماں باپ کے گھر بھجوا دیا۔ ہمارے گھر میں کوئی کام والی نہیں تھی۔ اماں ابا کے گھر زیادہ خوشحالی تو نہیں تھی کہ ہم کسی کام والی کا بندوبست کرتے۔ بڑی مشکل سے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ خیر میں بتا رہی تھی کہ اسی دن شام کو ایک عورت ہمارے گھر آ گئی، مگر اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کا سارا کام سنبھال لیا، مگر مجھے اس کے آنے کی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ اسی وقت میرا بھائی بیمار ہو گیا۔ اس کو بخار نے آ لیا اور وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ہم سب اس کے ارد گرد جمع تھے، کیونکہ وہی اماں ابا کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اگرچہ وہ FSC میں بھی فیل ہو چکا تھا، میٹرک میں 4 سال لگا چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے نوکری نہ مل رہی تھی، مگر پھر بھی ماں باپ کی امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ لیکن ایک دن پورا گزر گیا، احمد کا بخار نہیں اترا۔ ہم سب پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اماں اسے ٹھنڈی پٹیاں لگاتی رہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس کا بخار تو اتر گیا، لیکن پھر بھی وہ بستر سے نہیں اٹھا۔ کھانا بھی وہیں کھاتا اور اپنے کمرے کو زیادہ تر بند رکھتا۔ خیر ایسے میں سمرین نے ہماری بہت مدد کی۔ وہ گھر کا کھانا بناتی اور صفائی کرتی، مگر میں نے دیکھا تھا کہ اس کی بھائی سے نہیں بنتی۔ وہ بھائی سے اکھڑی اکھڑی رہتی اور بھائی بھی اس سے اپنے کمرے کی صفائی نہ کرواتا۔ کافی دن سے وہ پریشان اور بیمار لیٹا تھا۔ کمرے کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ہی سمرین کو اپنے ساتھ لیا اور بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ بھیا، ایک تو تم بیمار ہو، تمہارے کمرے میں اس قدر گند پھیلا ہے کہ یہاں انسان کی طبیعت یوں ہی خراب ہو جائے۔ تم اپنے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کروا لیتے؟ سمرین تو کہہ رہی ہے کہ تم نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ میری بات پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایسی ہی بات ہے، میں اپنی صفائی خود کر لوں گا، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ بھائی نے اپنا کمبل سمیٹتے ہوئے کہا۔ غیر معمولی طور پر بھائی کو ایک ہی جگہ دیکھ کر میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ سمرین کافی دیر وہاں بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سمرین کوئی خاص بات معلوم کرنے آئی ہو، مگر وہ اپنے منہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی عقاب کی طرح ادھر ادھر گھومتیں۔ خیر میں نے سمرین سے کہہ دیا کہ تم رہنے دو، میں اپنے بھائی کے کمرے کی صفائی خود کر لوں گی۔ بھائی نے بھی جلدی جلدی مجھے اور سمرین کو کمرے سے نکالا اور خود دروازہ بند کر دیا۔ میں اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں، آخر بات کیا ہے؟ احمد نے اپنے کمرے کو ہر وقت ہی بند کر رکھا ہوتا ہے، کسی سے بات تک نہیں کرتا، اسے کوئی پریشانی ہے کیا؟ میری بات پر اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے پر جادو ہو گیا ہے، اس سے بات کروں گی، وہ لازمی کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گے۔ اماں نے کہا کہ وہ کل مجھے ساتھ لے کر مفتی صاحب کے پاس جائیں گی۔ اسی وقت میرے شوہر کا فون آ گیا۔ حال احوال پوچھنے لگے تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی کی حرکتیں عجیب ہو گئی ہیں، ہر وقت کمبل اوڑھے لیٹا رہتا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا، اکثر دن کو اور رات کے وقت گھر سے باہر رہتا ہے، گھر آتا ہے تو ہم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ خیر میں نے نذیر کو اماں والی بات بھی بتا دی کہ میرے بھائی کے لیے وہ کسی مفتی صاحب کا پتہ کرنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی پر کسی قسم کا جادو ہوا ہے، جبھی تو وہ چارپائی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ میری بات سے میرے شوہر نے بھی اتفاق کیا، حالانکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کہنے لگے تم پریشان نہ ہو، میں اپنے ایک جاننے والے مفتی صاحب کو تمہارے گھر بھجوا دوں گا، وہ تمہارے بھائی کا صحیح سے معائنہ کر لیں گے اور تعویذ وغیرہ بھی دے دیں گے، صحیح سے معائنہ کر لیں گے اور تعویذ وغیرہ بھی دے دیں گے، اس سے تمہارا بھائی تندرست ہو جائے گا۔ ان کے پاس ایسے پہلے کئی کیسز آئے جن میں جنات نے انسانوں کو تنگ کر رکھا تھا، بس تم دیکھ لینا، مفتی صاحب کا علاج ایسا ہوگا کہ تمہارے بھائی میں کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی۔ میرے شوہر کی باتوں پر میں پر امید ہو گئی۔ اماں کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئیں، کیونکہ ان کو بھی اپنے داماد پر بھرپور یقین تھا۔ شام کو ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ جی آپ کون؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام مفتی ادریس ہے، مجھے آپ کے شوہر نے بھیجا ہے، میں آپ کے بھائی احمد کا علاج کرنے آیا ہوں۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اتنا کم عمر لڑکا میرے بھائی کا علاج کیا کرے گا، وہ تو خود اس کی عمر کا تھا، پھر اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہ تھی۔
खैर नज़ीर ने कुछ सोच कर ही भेजा होगा। यही सोचकर मैं उस लड़के को घर के अंदर ले आई अम्मा कि ये भैया का इलाज करने आए हैं, क्योंकि भैया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अम्मा उस लड़के को भैया के कमरे में ले गईं। मुफ्ती साहिब भैया के पास बैठकर उनकी नब्ज चेक करने लगे और फिर एक झटके से इन्होंने भाई के वजूद से कंबल खींच लिया, जिसे बिजली की सी तेजी से भाई ने वापस अपने गिर्द लपेट लिया और गुस्से से बोले, तुम मेरा इलाज करने आए हो या तफ्तीश? दफा हो जाओ यहाँ से। भाई की जुबान से ये बात सुनकर मुफ्ती साहिब को गुस्सा आ गया। माँ जी, इसके कंबल में तावीज़ है, आप जब तक ये कंबल नहीं हटाएंगे तब तक आपका बेटा सही नहीं होगा। पीर साहिब ने कहा तो मेरे भाई का रंग जर्द पड़ गया। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, ये झूठ बोल रहा है, मैं आपको खुद देखकर बता सकता हूँ, मेरे कंबल में ऐसी कोई चीज़ नहीं, और फिर होती तो मैं आपको खुद बता देता। भाई ने कहा, तो बेटा तू इनको तसल्ली के लिए कंबल हटाकर दिखा देना, ताकि ये तुझे उसी हिसाब से मर जाऊंगा, मगर अपना कंबल नहीं हटाऊंगा। भैया ने इतनी सख्त बात कह दी कि हम माँ बेटी उसका मुंह ही देखते रह गए। खैर भैया को इसी तरह छोड़कर मुफ्ती साहिब चले गए। जाते जाते कहने लगे कि आपके भाई का इलाज सिर्फ नज़ीर के पास है। हम इस बात पर हैरान थे कि आखिर मेरे शौहर के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जिसका ना किसी डॉक्टर को पता है और ना हकीम को। शाम को नज़ीर का फ़ोन खुद ही आ गया। बोले, क्या तुम्हारे भाई ने उस पीर की बात नहीं मानी? वो तो बता रहा था कि तुम्हारा भाई काफ़ी बदतमीज़ी कर रहा था, इसीलिए उसका इलाज नहीं हो सका। जी नज़ीर, मेरे भाई का कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उसके तो इलाज की काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी नाकाम हैं। मैं अफसरदा हुई तो इन्होंने मुझे तसल्ली दी, तुम फिक्र नहीं करो मारिया, मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हें भी लेने आऊँगा और साथ ही तुम्हारे भाई का इलाज भी करूँगा। नज़ीर ने पुरस्रार भाई का इलाज भी करूँगा। नज़ीर ने पुरस्रार लहजे में कहा। मैं खामोश होकर बैठ रही। शाम को वो घर आए तो उनके आने से पहले ही मेरा भाई घर से चला गया। जाते जाते उसने अपना कंबल जो वो अक्सर ओढ़े रखता अलमारी में रख दिया और बाहर से ताला लगा दिया। वो चाबी कहाँ रखता था ये मुझे पता था, मगर ये बात उसको मालूम नहीं थी। उसके बाहर जाने के बाद मेरे शौहर भी घर आ गए। इन्होंने अहमद का पूछा तो मैंने बता दिया कि वो अपने किसी काम से गया है। बोले, तुमने बताया था कि वो अक्सर एक कंबल ओढ़े रखता है और उसने पीर साहिब को भी वो कंबल हटाने नहीं दिया। देखो, सारे मसले की जड़ वही कंबल है। तुम ऐसा करो, मुझे अपने भाई के कमरे में ले चलो, उस कंबल को खोल कर देखते हैं, ज़रूर उसमें ऐसी कोई चीज़ होगी जिसने तुम्हारे भाई को बीमार कर दिया। नज़ीर की बात भी काबिले गौर थी। मैंने उनकी बात मान ली और भाई की अलमारी के ऊपर से चाबी निकाल कर उन्हें दी। इन्होंने खुद अलमारी का ताला खोला और वो कंबल उतार कर नीचे रखा। जैसे ही इन्होंने कंबल को फर्श पर रखा, उसमें कुछ हरकत सी पैदा होने लगी। फिर इन्होंने मुझे बाहर जाने का कहा। क्यों नज़ीर, आप मुझे बाहर जाने का क्यों बोल रहे हैं? मैंने जिद की, अभी जाओ, बाद में बताऊंगा। वो गुस्से में थे। मैं डर कर बाहर आ गई। इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर न जाने क्या हुआ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला तो उनके हाथ में एक काले रंग का थैला था, जिसे लेकर वो बाहर गाड़ी में बैठ गए। मैं हैरान परेशान थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कंबल में ऐसा क्या था कि मेरे शौहर ने इतनी जल्दी और उजलत में यहाँ से भागने की सोची। शाम को भैया घर वापस आए। आते ही इन्होंने अलमारी खोली। कंबल को गायब पाकर हम सब पर सीख पा हो गए। बोले, यहाँ से मेरा कंबल किसने हटाया है, जबकि मैंने तुम सबको मना भी किया था। भाई का गुस्सा देखकर मैं भी घबरा गई, मगर उन्हें सच भी बता नहीं सकती थी। मैंने लाइलमी का इजहार किया। वो इसी तरह गुस्से में भनभनाते रहे। शाम को हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने खाकी वर्दी में पुलिस खड़ी थी। बीबी, अहमद शरीफ को बाहर बुलाओ, पुलिस वाले ने सख्ती से कहा। क्यों, क्या जुर्म किया है मेरे भाई ने? मैंने गुस्से से पूछा। जुर्म तो हम थाने चलकर बताएंगे, फिलहाल उसे बाहर निकालो। शोर सुनकर अम्मा भी दरवाजे पर आ गईं। भाई को पुलिस के हवाले करने में हमें काफ़ी दिक्कत पेश आई, क्योंकि अम्मा उसे जाने न दे रही थी, जबकि पुलिस वाले सख्त गुस्से में थे। इन्होंने भाई को घर से उठाया और लेकर थाने चले गए। हम सबका रो रो कर बुरा हाल था
अम्मी की परेशानी तो देखने वाली थी, जबकि मैं नज़ीर को फ़ोन कर रही थी, मगर वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। शाम से रात हो गई, भाई का कुछ पता नहीं चला। रात को नज़ीर खुद ही घर आ गए। मैंने उनसे भाई की मदद करने का कहा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले, मुजरिम की कोई मदद नहीं कर सकता। कैसा मुजरिम? मेरे भाई ने आखिर जुर्म क्या किया है? अगर जुर्म न किया होता तो पुलिस वाले उसे क्यों गिरफ्तार करते? मेरे शौहर ने कहा तो मैं भी सोच में पड़ गई। लेकिन अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। नज़ीर ने कहा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बस आप मेरे भाई को रिहा करवा दीजिए, मैं उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मेरी आंखों में आंसू थे। तुम्हारे भाई को थाने तक पहुंचाया भी मैंने ही है। मैं भी रिहाई दिलवा सकता हूँ, मगर अभी नहीं, कुछ वक्त बाद। इन्होंने कहा तो मैं गुस्से से चिल्ला उठी। आपने मेरे भाई को थाने पहुंचाया, क्या दुश्मनी थी उसकी आपसे? मेरे गुस्से पर इन्होंने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। तुम अगर मेरी बात सुकून से सुनोगी तो सब समझ में। तुम तो जानती हो मैं पाकिस्तानी जंगली हयात के शोबे से वाबस्ता हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मुल्क के नायाब जानवरों की हिफाजत करूँ, मगर कुछ लोग महज चंद रुपयों की खातिर अपने ही मुल्क से कीमती जानवरों को बाहर भेज देते हैं और फिर यहाँ से बड़े बड़े ग्रुप उनको महंगे दामों बाहर बेच देते हैं। ये सब कुछ बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है। तुम्हारा भाई बस किसी का मोहरा बना हुआ है। वो कीमती केकड़े और दीगर जानवर इकट्ठे करके दीगर शहरों तक पहुंचाता है। जब मैंने उसे वार्न किया, उसे बताया कि तुम ये सब गलत कर रहे हो, तो उसने मेरे मामू से राब्ता कर लिया। उनसे कहा कि आप मेरी सिफारिश करें। मुझे तब तक तुम्हारे भाई के असल काम का नहीं इल्म था, मगर जब मामू ने बताया कि तुम्हारा भाई एक गैर कानूनी काम कर रहा है, तो मैंने सोच लिया कि मैं इस रिश्ते का ख्याल नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं। मगर बात यह है कि मुझे मुकम्मल यकीन न था कि तुम्हारा भाई इस काम में मुलव्विस भी है या नहीं। तब मैंने तुम्हें बहाने से मैके भेजा। वहाँ जाकर जब तुमसे मालूमात लेने की कोशिश की, तुमने कुछ ख़ास न बताया, तो मैंने अपने ऑफिस से लड़की को भेजा ताकि वो मुकम्मल तफ्तीश कर सके। उसने घर का कोना कोना सफाई के बहाने छान मारा, मगर कहीं भी वो केकड़े नहीं मिले जिनका जिक्र मुझसे मामू जान ने किया था। मैं मायूस हो गया। सोचा कि शायद अब कभी भी मैं कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर सकूंगा। मामला नाजुक था, इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की। उस दिन तुमने किसी मुफ्ती का जिक्र किया कि तुमको मुफ्ती की तलाश है। तब मैंने अपना ही एक बंदा मुफ्ती के रूप में तुम लोगों के घर भेजा। उसने जाकर अंदाज़ा लगाया कि तुम्हारा भाई उन जानवरों को हर वक्त अपने पास रखता है। वो भी काफ़ी चालाक था। जब से तुम वहाँ गई उसे शक हो गया कि शायद तुम उसकी जासूसी करने आई हो, क्योंकि वो अपनी मुख्तलिफ बातों में ये इजहार कर चुका है कि वो तुम पर भी यकीन नहीं करता, क्योंकि तुम एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की बीवी हो, मगर तुम अपने भाई से शायद ज़्यादा प्यार करती थी, या तुम इस बात को सही तरीके से मुझ तक पहुंचा नहीं सकी। खैर, मुफ्ती के जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हारे भाई ने जानवर कहाँ रखे हैं, इसीलिए उस दिन मैं खुद आया। उन जानवरों को छोटे छोटे डब्बों से निकालकर एक ही बड़े कंटेनर में डाला और गाड़ी में रखकर अपने डिपार्टमेंट ले गया। वहाँ जाकर मैंने पुलिस में रिपोर्ट की। इन केकड़ों को पाकिस्तान से बाहर ले जाने पर कानून सख्त से सख्त सज़ा देता है। एक केकड़े को स्मगल करने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है, और तुम्हारे भाई ने तो एक नहीं दर्जनों रखे हुए थे। इस हिसाब से तुम लोगों को लाखों रुपए अपने भाई के हर जाने के तौर पर अदा करना पड़ेंगे, मगर मैं कोशिश करूँगा कि उसकी सज़ा कम करवा लूँ। नज़ीर की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। उनसे मैंने बहुत गुस्से से बात की, मगर काफ़ी देर बाद मैं ये समझने में कामयाब हो गई कि गलती मेरे शौहर ही की नहीं बल्कि मेरे भाई की भी थी। उसको ये गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए था। अगर कोई ऐसा किस्सा था भी तो मेरे शौहर के मामू से सिफारिश करवाने की क्या ज़रूरत थी। अब मुझे समझ में ना आ रहा था कि मैं अपने शौहर का साथ दूं या भाई का साथ दूं। जल्द ही ये बात मेरे मायके में भी फैल गई। सब लोगों ने मुझ पर दबाव दिया कि मैं अपने शौहर से कहकर अपने भाई को रिहा करवा दूं, मगर मेरे बस में कुछ नहीं था। तब मैंने एक अनोखा फ़ैसला किया जिससे ना मेरे भाई को तकलीफ़ हो
اور نہ مجھے اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر ناحق بات کے لیے جھکنا پڑے۔ میں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا جس کی مالیت بھی لاکھوں ہی میں تھی۔ میرے شوہر اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ میری اپنی ملکیت تھا۔ زیور بیچ کر میں نے اپنے بھائی کا ہر جانا ادا کیا اور اسے گھر لانے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کے بعد سے میرے بھائی نے میرے گھر کا رخ نہیں کیا۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ وہ ایک اچھی نوکری پر کام کرتا ہے۔ اس کی کامیابی کا سفر اب تقریباً شروع ہو چکا ہے، مگر وہ ابھی بھی ہمارے گھر آنے سے کتراتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس میں میرا کیا قصور؟ بہنیں تو ہمیشہ بھائیوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنے گھر کو ہی برباد کر دیں۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں اپنے بھائی کو کیسے مناؤں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔